बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इक्विटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। चेंजेस इन इक्विटी हम लोगों ने अभी पढ़ना है। उससे रेलिवेंट हम लोगों ने देखा कि इक्विटी के कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं। आई होप कि वो सारी डेफिनेशन वगैरह आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अब आ गई उनकी ट्रांजैक्शंस। उसमें पहली ट्रांजैक्शन हम लोगों ने डिस्कस की, इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन या फिर राइट इशू। उसके लिए ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज मौजूद थी और कुछ थी हमारे पास एग्जांपल्स। अब ये छोटी छोटी एग्जांपल आप लोगों की वैसे तो होम असाइनमेंट में थी, लेकिन बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, आपको बताया ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर उसने बता दिया कि उसकी पार वैल्यू क्या है। अब देखो, अगर साइलेंट होगा तो हम लोग 10 रुपीज ले रहे होते हैं, लेकिन अगर 10 ना हुई तो आपको खुद ही बता देगा कि एक शेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है। पार वैल्यू आपको खुद ही बता देगा। अब एक शेयर कितने का है हमारे पास, और यहाँ पर देखो तो ये 600 मिलियन ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर यह पूछूं कि ऑर्डिनरी शेयर्स इन टोटल कितने इशू किए, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। तो हम लोगों ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए हैं? 6 मिलियन। 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने इशू किए हुए हैं। तभी तो जाकर 600 जाके बना है। 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। और रिटेन अर्निंग्स है हमारे पास। अब अगर यहां पर गौर करें तो हमारे पास किसी किस्म का कोई शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है। अब क्या कहते हैं? कहते हैं ऑन 16 अप्रैल 2023 ए एल मेड 20% राइट इशू एट पार वैल्यू। अब देखो, हम लोग उससे पार वैल्यू से ज्यादा पे नहीं जा रहे कि शेयर प्रीमियम हम लोग नहीं बनाने जा रहे। हम लोग उसको पार वैल्यू पर ही जाके रिकॉर्ड करेंगे। इशू कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 मिलियन वर ऑल्सो इनकर्ड। अब अगर यहां पर बात करें तो हम लोगों ने 20% राइट इशू किया एट पार वैल्यू। तो अब इसके ना आपके पास दो मेथड्स है। एक ये कि भाई ये 600 मिलियन भी तो अपनी पार वैल्यू पर ही मौजूद है, ऐसे ही है ना। आप 600 मल्टीप्लाइड बाय 20%, द वैल्यू इज, तो 120 मिलियन के न्यू शेयर्स आपने इशू किए। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने जाकर बैंक को डेबिट कर देना है 120 से। न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा बाय 120। लेकिन साथ में आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी की। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट के लिए आपको क्या कहा गया था कि अगर शेयर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम से आप लोग दोगे, अगर शेयर प्रीमियम नहीं है तो रिटेन अर्निंग की तरफ जाओगे। तो क्या आपके पास शेयर प्रीमियम था? तो हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे। और हम लोग पे कर रहे हैं तो इसलिए बैंक को जाकर क्रेडिट कर देंगे बाय 1 मिलियन। बात क्लियर? अच्छा, अब इधर देखें। अगर यहां पे वो कहता है ईएल में 20% राइट इशू एट 120 ईच। अब ये पार वैल्यू पर तो नहीं था। अब एक शेयर जो हम लोगों ने इशू करना है ना, वो 120 पर करना है। तो 100 रुपीज हमारे पास आ जाएंगे हमारी पार वैल्यू, मतलब शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा, और 20 रुपीज शेयर प्रीमियम का पार्ट बन जाएगा। अब 600 मल्टीप्लाइड बाय 20% ना कर। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? आप अपने पास ना नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फाइंड किया करो। आप अपने पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स फाइंड करो। और वो कैसे आएंगे आप लोगों के पास? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं? 6 मिलियन। 6 मिलियन का 20%, 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन आपने न्यू शेयर्स इशू किए। ये वैल्यू नहीं है, ये क्वांटिटी है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप राइट इशू करने जा रहे हो। ओके। अब जब नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएं तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू, तो वैल्यू आपके पास आएगी 120। ये आप लोगों ने लेकर जाना है अपने पास शेयर कैपिटल के पास। और
1.2 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम की वैल्यू 20, द वैल्यू इज 24। ये आपके पास चला जाएगा और डेबिट हो जाएगा बैंक कितनी अमाउंट से, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 120 कितने से, तो फिर जर्नल एंट्री आपके पास ये बनेगी। ऑलराइट, तो अब ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है इसके लिए रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं होंगी, अब आपके पास शेयर प्रीमियम आ चुका है, शेयर प्रीमियम ने डेबिट हो जाना है और बैंक 1 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। कभी कभी ऐसा होता है कि जो राइट इशू हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता देता है, राइट इशू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चलते हैं ना, तो उसके लिए एक रेशो बता देता है, 1:4 शेयर्स जो राइट इशू करना है। मींस दैट कि अगर किसी के पास 4 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, तो हम उसको एक न्यू शेयर इशू करेंगे। अगर किसी के पास 4 नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो उसको एक न्यू शेयर हम लोग इशू करेंगे। ओके हो गया? अच्छा, अब आप लोग चाहें तो आप इसी से भी आगे फाइंड कर सकते हैं कि सेम वैसे ही डिवाइडेड बाय 100, टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ये जो रेशो गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, तो आप न्यू शेयर्स कितने इशू करने जा रहे हैं, 1.5 नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग इशू करने जा रहे हैं। ये बात समझ आ गई है कि सबसे पहले ये देखो कि राइट शेयर इन नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग कितना इशू करने जा रहे हो, वैल्यू हम लोग बाद में देख लेंगे। तो हमें पता चला कि 6 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग इशू कर चुके हैं, तो जो न्यू शेयर्स हम लोगों ने इशू करने हैं वो 1/4। तो आपने उन अपने नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है इस रेशो के साथ, तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। बात क्लियर? इसका दूसरा मेथड भी है कि आप 1/4 की परसेंटेज फाइंड कर लो। देखो कितने परसेंट बन रहे हैं, अब पहले जैसे उसने बताया था 20%, तो अब हमें पता चला हम कितना करेंगे, 25%। अब क्या 600 का जाके 6 मिलियन का 25% फाइंड कर लो, तब भी आपके पास 1.5 मिलियन ही आएगा। ओके हो गई ये बात? अच्छा, अब देखो कितने में इशू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे अभी मैंने 120 वाली करवाई है। अब आपने क्या करना है कि बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे फुल अमाउंट के साथ, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 150 225। शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू, और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करोगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम की वैल्यू 75 के साथ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कोई, क्या कहते हैं, इशू कॉस्ट ऑफ ₹5 मिलियन वर आल्सो। अब आपके पास यहां पर भी अगर देखें तो शेयर प्रीमियम मौजूद था, रिटेन अर्निंग भी थी, यहां से भी शेयर प्रीमियम आ गया। तो अब ये जो इशू कॉस्ट है ये कहां से चार्ज करेंगे, शेयर प्रीमियम से। शेयर प्रीमियम डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 5 मिलियन। किसी को डाउट? ये दोनों ट्रांजैक्शन समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, लास्ट वन देखें, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, लेकिन अब रिटेन अर्निंग्स नेगेटिव में है, तो मतलब लॉसेस मौजूद हैं। क्या कहते हैं, 11 दिसंबर 23 AL इशू 300 shares at ₹90 after obtaining necessary approval from regulatory authorities. Issue cost of ₹2 million were also। तो कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपको जो नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं वो क्वांटिटी बता देगा, चाहे वो जितने परसेंट मर्जी बनते हो, क्वांटिटी बता दी कि 300,000 नंबर ऑफ शेयर इशू किए एट रुपीज। अब देखें, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है जो अमाउंट आपके पास आ रही है, 90 मल्टीप्लाइड बाय 300, वैल्यू क्या बन रही है आप लोगों के पास, 2.7 मिलियन, 27 मिलियन। अच्छा,
अब शेयर कैपिटल को हम लोगों ने जाके क्रेडिट करना है, 300,000 मल्टीप्लाइड बाय पार वैल्यू। शेयर कैपिटल को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप अबव पार वैल्यू चाहते हो या बिलो पार वैल्यू हो, इसलिए शेयर कैपिटल ने हमेशा क्रेडिट होना है अगेंस्ट पार वैल्यू। तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30। 30 मिलियन से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो यहां पर देखें तो 3 मिलियन का डेफिसिट, तो डिस्काउंट्स आ रहे हैं। तो डिस्काउंट्स के लिए क्या पड़ा था, शेयर प्रीमियम। तो हमारे पास शेयर प्रीमियम ऑलरेडी मौजूद था, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे, अगेंस्ट 3 मिलियन। तो ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब 2 मिलियन की कॉस्ट भी आपने की थी, 60 का शेयर प्रीमियम था, अभी तो आपने 3 से डेबिट किया है, अभी मजीद शेयर प्रीमियम मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, इधर भी शेयर प्रीमियम डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। हाँ जी, ओके। ये वैल्यू आपके पास, ये ट्रांजैक्शन भी समझ आ गई आप सब बच्चों, किसी को डाउट? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें फॉर सम कंसीडरेशन, जिसे हम लोगों ने राइट इशू कहा था, तो उसकी जर्नल एंट्रीज हमारे पास क्या बनेगी। आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आ चुकी होंगी, आ गई। अच्छा, अब यहां पर देखना है हम लोगों ने कि बाज औकात ऐसा होता है कि कंपनी जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही होती है वो नो कंसीडरेशन होती है। मतलब शेयर्स दे दिए लेकिन हमें किसी किस्म की कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, फॉर नो कंसीडरेशन। और इन शेयर्स को कहा जाता है बोनस इशू। आप लोगों ने पढ़ा था एम्प्लॉय शेयर स्कीम, टैक्सेशन में पढ़ा है। इवन के एम्प्लॉय शेयर स्कीम भी जो होती है ना, उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई वैल्यू ली जाती है। हाँ, ये अलग बात है, कम वैल्यू ली जाती है। ओके, वो होता है इश्यूएंस ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन। लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने देना है उनको डिविडेंड। अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है ना, कहां से देना है, आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब प्रॉफिट का वर्ड नहीं यूज करेंगे, आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हमने उनको डिविडेंड देना है। डिविडेंड देना चाहिए कैश की फॉर्म में, लेकिन जरूरी नहीं कि कंपनी के पास कैश मौजूद हो। अब वो अपने नंबर ऑफ शेयर होल्ड जो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको नाराज भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो उनको फ्री शेयर्स दे देते हैं। कि सपोज अगर किसी का डिविडेंड बन रहा है 150 रुपीज और उनके एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो वो चुपके से 15 अपने शेयर्स उठाएंगे और उसको दे देंगे, ये ले भैया आपका डिविडेंड है। क्या अब वो शेयर होल्डर जो आया, क्या वो उनको किसी किस्म के कोई पैसे देगा? नहीं, वो कोई पैसे नहीं देगा। लेकिन क्या नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए? जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए, शेयर कैपिटल ने शोर मचाना शुरू कर दिया, भाई तुमने नए शेयर्स इशू किए हैं, चलो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग करो। तो बाज औकात ऐसा होता है कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है इशुएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसिडरेशन। ये ऐसा भी होता है कि हम उनको बोनसेस दे रहे होते हैं। कभी ऐसा है कि हम अपने इंप्लॉयज को बोनस देते हैं, तो बोनस तो कैश की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमने कैश नहीं दिया, हमने अपनी ही कंपनी के शेयर्स उनको दे दिए और अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हम लोगों ने। तो इन्हें कहा जाता है बोनस इशू। देखो, राइट इशू की बात करेगा तो राइट इशू अगेंस्ट कंसिडरेशन होता है, आपको कोई ना कोई अमाउंट रिसीव होगी। बोनस इशू की बात करेगा तो बोनस इशू विद नो कंसिडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, अब देखें यहां पे क्या कहता है, कहते हैं बोनस इशू ऑल्सो नोन एज स्क्रिप इशू और अ capitalization issue is an offer of free additional shares to existing shareholders in proportionate to their existing share holding। बिल्कुल वैसे ही जैसे राइट शेयर इशू किए थे, वो अभी तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर थे। यहां पर भी आप लोग अपने एग्जिस्टिंग ही शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन विद नो कंसिडरेशन आप लोग जा रहे हो, तो ऐसे शेयर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बोनस इशू, स्क्रिप इशू या कैपिटलाइजेशन इशू। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी में गिव 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर है, इसकी भी बिल्कुल वैसी ही परसेंटेज आती है
या रेशियो आती है जैसी हमारे पास आई थी राइट इशू में, जैसे उसने कहा था 1 for 4 ईच, यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, उन्हें बता दिया 1 for every 5 ईच, कि जिसके पास 5 नंबर ऑफ शेयर होंगे हम उसको 1 नंबर ऑफ शेयर एज अ बोनस देंगे। ऑल राइट, फिर देखो कहते हैं बोनस इशू इज ऑलवेज एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट इशू पार वैल्यू पर नहीं होता, राइट इशू किसी भी वैल्यू पर हो सकता है, राइट इशू किसी भी वैल्यू पर हो सकता है, मोस्टली केसेस के अंदर वो पार वैल्यू से ज्यादा और मार्केट वैल्यू से कम होता है मोस्टली केसेस के अंदर। लेकिन जो बोनस इशू आएगा ना, तो उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट तो रिसीव कर नहीं रहे, तो आपने अपने पास जो उसको रिकॉर्ड करना है वो हमेशा पार वैल्यू के ऊपर करना है। जब भी बोनस इशू की बात आएगी आपने उसको हमेशा अपने पास रिकॉर्डिंग एट पार वैल्यू करना है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो। अब हमारे पास किसी किस्म का कोई कैश तो इसके अगेंस्ट मिलता नहीं है। कंपनी में डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेइंग कैश डिविडेंड एंड दस अवॉइडिंग द, अब हमारे पास बेसिकली, अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स इशू करूं और वहां से मेरे पास कैश इनफ्लो हो और वही कैश इनफ्लो मैं यूज करके डिविडेंड पे कर दूं और कैश आउटफ्लो हो जाए, कंपनी के पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्यों ना कंपनी वही नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दे, जिसको डिविडेंड देना है उसी को नंबर ऑफ शेयर इशू कर दो, ना आपको पैसा मिल रहा है ना डिविडेंड के तौर पर आपको किसी किस्म का कोई कैश आउटफ्लो करने की जरूरत है। ओके, तो इस वजह से कंपनी को जब पता होता है कि भाई कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हमारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, वो स्टेटमेंट आप हम लोग कैश फ्लो के अंदर जाके पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जरूरी नहीं होता कि अगर प्रॉफिट्स हैवी हो गए हैं तो कंपनी के पास पैसा मौजूद है, ये जरूरी नहीं होता। ये भी जरूरी नहीं होता कि कंपनी लॉसेज में है तो उसके पास पैसा नहीं है। तो पैसे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। तो इस तरह से जब भी बोनस इशू किया जाता है ना तो कैश इनफ्लो होता है और ना ही डिविडेंड के तौर पर आपको किसी किस्म का कोई कैश आउटफ्लो करना पड़ता है। ऑलराइट, कहते हैं द कंपनी कवर सम ऑफ इट्स रिजर्व्स, और वो रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं, शेयर प्रीमियम और बहुत, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करेंगे कि शेयर प्रीमियम नहीं तो रिटेन अर्निंग्स, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होगी कि हम दोनों को लेके चलेंगे। अब देखो भाई नंबर ऑफ शेयर तो इशू हो रही है ना, तो ये बात तो कंफर्म है कि शेयर कैपिटल ने क्रेडिट होना है, पार वैल्यू से ही होना है। बात ये आ रही है कि डेबिट किसको करें, तो वो कहता है डेबिट आप अपने रिजर्व्स को करोगे। कौन से रिजर्व्स को, कहता है या तो शेयर प्रीमियम को करोगे या फिर रिटेन अर्निंग्स को करोगे या फिर दोनों। ओके, अच्छा अब देखो कहता है इन टू एक्स्ट्रा शेयर कैपिटल द जर्नल एंट्री, क्या बनेगी फिर जर्नल एंट्री, और अब इसके साथ ना उसने नोट लिखा है। अब इस नोट से क्या मुराद है, कहते हैं इन केस ऑफ बोनस इशू इज मेड एज डिविडेंड retained earnings are debited. However, for bonus issue other than as dividend, it is common to utilize the balance of account first। अच्छा, राइट इशू के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि अगर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाती है तो आप लोगों ने हमेशा शेयर प्रीमियम के पास पहले जाना है, अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो रिटेन अर्निंग के पास जाना है। लेकिन बोनस इशू के लिए आपने सोचना होता है, इवन कि आपके पास शेयर प्रीमियम मौजूद होता है लेकिन आप लोग रिटेन अर्निंग के पास जाते हैं, इवन कि आपके पास रिटेन अर्निंग मौजूद है आप शेयर प्रीमियम के पास भाग आते हो। अब जी जो बोनस इशू है ना, ये दो तरह, बोनस इशू दो तरह का है। क्या आपने ये देखना है कि ये बोनस एज अ डिविडेंड दे रहे हैं या अदर देन डिविडेंड दे रहे हैं, क्या बोनस इशू एज अ डिविडेंड है या बोनस इशू अदर देन डिविडेंड है। अगर डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग से नहीं देना चाहिए, तो चाहे शेयर प्रीमियम मौजूद भी क्यों ना हो, बोनस इशू अगर एज अ डिविडेंड है तो हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। फिर आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है रिटेन अर्निंग्स टू शेयर कैपिटल। ऑलराइट, लेकिन ये डिविडेंड नहीं है, ये वैसे ही एक किस्म की अप्रिसिएशन है।
कि कोई टास्क अचीव हो गया और हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को फ्री शेयर्स इशू कर दिए, है तो ये भी बोनस इशू, लेकिन क्या ये मैंने डिविडेंड के तौर पर दिए? अब आपने रिटेन अर्निंग को डेबिट नहीं करना, अब आपने अपने शेयर प्रीमियम के पास जाना। क्लियर? तो इस वजह से उसने कहा था कि भाई ये शेयर प्रीमियम भी हो सकता है, ये रिटेन अर्निंग भी हो सकती है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपका ये जो बोनस इशू है ये एज अ डिविडेंड है या अदर देन डिविडेंड है। बस ये बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे आपके पास कैश डिविडेंड हो तब भी रिटेन अर्निंग से देंगे, और अगर बोनस डिविडेंड हो तब भी रिटेन अर्निंग से देंगे। ओके। अच्छा, अब क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करना है? मोस्टली केसेस में जब वो बोनस इश्यू का वर्ड यूज करता है ना, तो हम लोग शेयर प्रीमियम के पास चले जाते हैं। जब बोनस इशू का वर्ड यूज करता है तो हम लोग शेयर पे, अगर कोई और बात उसने नहीं बताई हुई तो बाकी चीजों के बारे में साइलेंट है, तो बोनस इशू के लिए हम लोग चले जाते हैं शेयर प्रीमियम के। और जब वो बोनस डिविडेंड की बात करता है तो हमें पता चल जाता है कि न्यू शेयर्स इशू किए लेकिन एज अ डिविडेंड किए, तो हम लोग रिटेन अर्निंग के पास जाते हैं। बोनस इशू होगा तो शेयर प्रीमियम, और अगर बोनस डिविडेंड होगा तो रिटेन अर्निंग के पास जाएंगे। ओके हो गई बात? चले अब मुझे जल्दी से एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करके दें। अच्छा, जब भी आप लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन करेंगे तो लाजमी बात है ओपनिंग बैलेंसेस तो आपको मिलेंगे। तो ये बेसिकली वो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं कि आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मौजूद है 600 का, शेयर प्रीमियम मौजूद है, साथ में रिटेन अर्निंग मौजूद है। तो ये आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन के तौर पे लिख देने हैं। फिर वो आप लोगों को बताएगा ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो राइट इशू करेगा, दूसरी में वो बोनस इशू करेगा, हो सकता है तीसरी में किसी और डेट पर कोई बोनस इशू कर दें या राइट इशू कर दें। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इनको अकाउंट फॉर कैसे करना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी न्यू शेयर्स इशू करोगे, चाहे उसकी रीजन जो मर्जी हो, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा बाय पावर वैल्यू। ओके। अच्छा, फिर देखा जाएगा कि डेबिट किसको करना है। देखो, राइट इशू होगा तो लानी बात है बैंक ने डेबिट हो जाना है। अगर बोनस इशू होगा तो बैंक डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि पैसे तो आए नहीं है। तो सोचा जाएगा कि ये बोनस इशू की रीजन क्या है। अगर डिविडेंड के तौर पर होगा तो फिर रिटेन अर्निंग डेबिट होगा, डिविडेंड के तौर पे नहीं है तो फिर शेयर प्रीमियम अगर हुआ तो। इन केस अगर ये हमारे पास बोनस इशू अदर देन डिविडेंड है तो बेसिकली कहां से जाना चाहिए, और शेयर प्रीमियम भी नहीं है तो फिर रिटेन अर्निंग से ही जाए। ओके। अच्छा, अब यहां पर देखें तो आपको क्या कहता है, 5 Feb JL मेड अ बोनस इशू ऑफ 1 for 5 शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई हम लोगों ने बोनस इशू एट पार वैल्यू करना है। इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 1/5 कर दो, तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 120। आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना है 120 से, और डेबिट करेंगे आप लोग शेयर प्रीमियम। क्यों? क्योंकि बोनस इशू है तो बताया नहीं है उसने कि भाई एज अ डिविडेंड है, तो फिर शेयर प्रीमियम जाएगा। ओके हो गई बात? अच्छा, एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करें आप, शाबाश, जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 5 बेसिकली 4 की तरह ही थी, कोई चेंज नहीं था। अच्छा, सिर्फ फर्क क्या था, वहां पे 1 for 5 कह दिया था, तो अगर उसकी परसेंटेज निकालो तो वही 20% ही बनता। अब उसने कहा 20%, लेकिन गौर करो ना, ऊपर बोनस इशू था तो वो शेयर प्रीमियम के पास गया, और यहां पर क्या है, तो हम किसके पास जाएंगे, रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग रखी है हमारे पास, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएंगी, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय 600 का 20% 120, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट? नेक्स्ट वन इज डिविडेंड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविडेंड। मतलब आप लोगों ने
जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करना होगा ना, तो डिविडेंड के लिए एक एडिशनल आपके पास रिक्वायरमेंट्स मौजूद होंगी, इंफॉर्मेशन मौजूद होंगी, डिविडेंड्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वगैरह गिवन होंगी, तो वो सारे डिविडेंड्स आपको बताएगा। सबसे पहले डिविडेंड क्या है वो उसने कल ही आपको बता दिया कि डिविडेंड बेसिकली शेयर होल्डर्स को जो हम लोग रिटर्न दे रहे होते हैं, हम उसको डिविडेंड कहते हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन ये रिटर्न कब मिलना चाहिए? तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर साल के एंड पे बन रही है। तो क्या मेरे शेयर होल्डर पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बाद पूरा साल इंतजार करेंगे रिटर्न के लिए? तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो बेचारे अपने घर के खर्चे कैसे चलाएं? तो मुझे चाहिए कि जो कंपनीज वगैरह मौजूद होती है ना, ये जरूरी नहीं होता कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ही प्रिपेयर करें। ऐसा नहीं है। वो वक्त के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद होता है उनके पास। लेकिन वो मंथली बेसिस पर भी नहीं बनाते, क्योंकि ये कोई इतना इजी काम नहीं होता कि आप मंथली बेसिस पर बैठ गए और ये काम करने लग गए। हाँ, ये हो सकता है कि आप सेमी एनुअल बेसिस पर जाएं, मतलब हर 6 माह के बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं, या हर क्वार्टर के बाद आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं, ये भी हो सकता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो सेमी एनुअल बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। तो मतलब वो साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स के अपने रिजल्ट्स वगैरह वो देख लेते हैं कि क्या हम लोग जो बजट हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ था, या जो हमारी प्रोजेक्शन थी, या क्या जो हमारे टारगेट्स थे, क्या हम उसको अचीव कर रहे हैं। तो उनसे पता चल जाता है उनको अपनी एफिशिएंसी का, कि हमने लास्ट के 6 मंथ्स में अपनी प्रोग्रेस को किस तरह से आगे लेके चलना है। इसलिए वो फर्स्ट 6 मंथ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बनाएंगे। तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि इन 6 मंथ्स में अगर हमारे पास इतना प्रॉफिट आया है, तो अगले 6 मंथ्स में भी तो उतना प्रॉफिट होगा। है ना ऐसा? तो फर्स्ट 6 मंथ्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस बनाकर वो उसी साल कुछ ना कुछ डिविडेंड दे देते हैं, और बाकी वो कहते हैं फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आपको डिविडेंड मिलेगा। अब अगर यहां पे देखें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ना लेस देन अ ईयर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं लेस देन अ ईयर, मतलब क्वार्टरली बेसिस पर या सेमी एनुअल बेसिस पर, उन्हें कहा जाता है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्हें क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिए, मेरा फर्स्ट सेमी एनुअल एंड हो रहा है 30 जून 2000 समथिंग। तो क्या जरूरी है कि 30 जून को ही मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगी? नहीं, ये जरूरी नहीं। हाँ, 30 जून तक मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जरूर करूंगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग सकता है। हो सकता है वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट सेमी एनुअल, वो प्रिपेयर हो रही हो जुलाई के एंड पर या अगस्त के स्टार्ट पर प्रिपेयर हो रही हो, और उस टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। तो अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस बनाकर कोई डिविडेंड दिया जाएगा, तो ऐसे डिविडेंड को कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। क्या कहा जाता है? अब सपोज करते हैं कि मैं वर्किंग कर रहा हूं फॉर द ईयर 2020 के लिए, वर्किंग कर रहा हूं फॉर द ईयर 2020, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर 2020, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो फॉर द ईयर 2020 में ही बन जाएगी। ऐसे ही है ना। डिविडेंड भी उसी टाइम पीरियड में डिक्लेयर हो जाएगा। है ना ऐसा? तो रिकॉर्डिंग भी उसी टाइम पीरियड में होनी चाहिए। क्या सिंपल करते हैं, इंटरिम डिविडेंड जिस साल का होगा उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड होगा। अगर इंटरिम डिविडेंड है फॉर द ईयर 2020, तो रिकॉर्ड भी 2020 में होगा। इंटरिम डिविडेंड है फॉर द ईयर 2021, तो रिकॉर्ड भी 2021 में होगा, क्योंकि डिक्लेयर उसी टाइम पर हो जाता है, उसी साल में डिक्लेयर हो जाता है। एम आई राइट? लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये होती हैं फॉर अ पीरियड, मतलब पूरे एक साल के लिए होती हैं। मतलब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2020,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी? 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेगी? 21 में, जनवरी के एंड पे, जो फैब के एंड पर, या मार्च भी चला जाता है। 3 मंथ तक का टाइम ड्यूरेशन लग जाता है फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। क्या आप लोगों ने उन तमाम अकाउंट्स के ऑडिट भी करने होते हैं? आपने शायद ये चीज लॉ में पढ़ी हो कि ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर देगी वही हम लोग शेयर होल्डर्स को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। अब देखो, हो सकता है कि मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो तो डेली बेसिस पे बैठी है, काम कर रही है, हो सकता है वो 15 जनवरी तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे दे, लेकिन वो फाइनल नहीं होती। वो एक किस्म का एक स्केच सा होता है, एक एस्टिमेशन होती है। फिर उसके ऊपर ऑडिटर्स आते हैं, ऑडिटर्स ने उनको चेक करना होता है। ऑडिटर्स 2 माह लगा देते हैं उन अकाउंट्स को वेरीफाई करने में। फिर वो जो ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जाती है हमारे शेयर होल्डर्स के पास। ये बात याद रखना कि शेयर होल्डर्स को हमेशा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी जाती हैं। जो मैनेजमेंट ने बनाई हुई होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, तो शेयर होल्डर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात समझ आ गई? तो उसके लिए टाइम लगता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी उन फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट में से मैं कोई डिविडेंड दे सकता हूं। बात कौन सी ईयर की हो रही है? कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग? 2020 की। लेकिन बात कब कर रहे हैं? 21 में। तो डिक्लेयर कब करेंगे उसको? तो रिकॉर्ड भी 21 में करेंगे। ओके। फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस बनाकर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस बनाकर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा उसको कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। फिर से सुनते रहना, गौर करना, जरा बाद में लिख लेना। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किस साल होगा? उसी साल डिक्लेयर होगा। तो रिकॉर्डिंग किस साल होगी? उसी साल रिकॉर्डिंग होगी। ओके। लेकिन अगर आपसे कहता है फाइनल डिविडेंड ऑफ ईयर 2020, अब है तो 2020 का ना, लेकिन डिक्लेयर क्या 20 में हो सकता है? कब होगा? तो रिकॉर्ड भी 21 में होगा। गॉट इट? इंटरिम डिविडेंड जिस टाइम पीरियड का होगा उसी में रिकॉर्ड होगा। फाइनल डिविडेंड जिस टाइम पीरियड का होगा उससे अगले साल में रिकॉर्ड होगा। क्लियर? तो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे ही 2021 स्टार्ट होगा, 2021 की सबसे पहली ट्रांजैक्शन मैं फाइनल डिविडेंड ऑफ ईयर 2020 रिकॉर्ड करूंगा। बात क्लियर? फाइनल डिविडेंड ऑफ ईयर 2020 रिकॉर्ड करूंगा इन 2021। ओके। और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ही रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, हो गई बात? दो किस्म के डिविडेंड्स हैं, कौन कौन से? एंड अब ये जो डिविडेंड आपने पे करना है, ये पे दो तरह से कर सकते हो। या तो कैश की फॉर्म में पे कर दो। कैश की फॉर्म में पे करोगे तो लाजमी बात है बैंक को क्रेडिट, और डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग को डेबिट। बैंक को क्रेडिट, तो डेबिट किसको करोगे? क्योंकि आउट ऑफ रिटेन अर्निंग जाना है। या अगर आपके पास कैश नहीं है तो बोनस डिविडेंड दे दो। और जब बोनस डिविडेंड दोगे, है तो डिविडेंड, और ये याद रखना डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। चाहे कैश डिविडेंड हो और चाहे चाहे बोनस डिविडेंड हो, हमेशा रिटेन अर्निंग ने डेबिट होना है। कैश है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर बोनस है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आप लोगों ने इस थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर इसमें कोई बात नहीं समझ आई तो ये मुझसे पूछें। जी जल्दी करें, थ्योरी को अच्छे से पढ़ें। इस थ्योरी की समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब इसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? चलें, कैश डिविडेंड बोनस डिविडेंड क्लियर।
अच्छा, इसके साथ ना एक और टर्म यूज कर रहा है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड एंड। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना, ये टर्म ये यूज होती है सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। किसके लिए? ऑर्डिनरी शेयर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है ना, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि आपसे कहा गया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास होते हैं ना, उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड होता है मोस्टली केसेस के अंदर। ऑल राइट। अब फिक्स्ड में भी दो किस्म की टाइप्स आ जाती हैं कि वो कैमुलेटिव डिविडेंड है या नॉन कैमुलेटिव। से क्या मुराद है? इकट्ठा कर लेना। अब क्या है कि भाई देखें, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स वालों को ना हर हाल में डिविडेंड देना है, फिक्स्ड अमाउंट देनी है। सपोज कि वो 10% है। वो 10% प्रॉफिट्स का नहीं होता, वो 10% उनकी इन्वेस्टमेंट का होता है। कि जितना मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा ना, उसका 10% मैं उनको डिविडेंड दूंगा। लेकिन मेरी कंपनी तो लॉस में चली गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या मैं उनको डिविडेंड दूं? अब ऑर्डिनरी शेयर वाले क्या हैं, जब उन्हें पता है कि भाई लॉस में चले गए हैं, तो उन्हें पता है कि भाई हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस वाले कहते हैं ना जी ना, हमारे साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, हमें तो हर हाल में चाहिए। अब उनके साथ ये एग्रीमेंट होता है कि आपका डिविडेंड हम कैमुलेटिव लेके चलेंगे या नॉन कैमुलेटिव। क्या मतलब? भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं आपको कहां से दूं? मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं आपको कहां से ला के दूं? अब क्या है कि भाई मैं इस साल आपको डिविडेंड पे नहीं कर सकता, तो जब मैं अगले साल गया और मुझे प्रॉफिट्स हो गए, अब मैं सिर्फ अगले साल का डिविडेंड आपको पे करूं या पिछले का भी साथ में पे करूं? तो जब पिछले का साथ में पे करूंगा तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे 2 साल के डिविडेंड को मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये है क्यूमुलेटिव डिविडेंड। क्यूमुलेटिव डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, आपने अकाउंट फॉर करना है। कैमुलेटिव डिविडेंड, बोर्ड ऑफ, देखो भाई ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर हो तो आपने अकाउंट फॉर करना होता है, और अगर डिक्लेयर ना हो तो अकाउंट फॉर नहीं करना। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड अब आपने देखना है कि वो कैमुलेटिव है या नॉन कैमुलेटिव है, वो क्वेश्चन में आपको बताएगा। अगर है कैमुलेटिव तो मतलब कि भाई मैं इस साल अगर लॉस में हूं तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन अगले साल मैं आपको इकट्ठा करके फिर डिविडेंड पे कर दूंगा। ओके, तो फिर चाहे डिक्लेयर हो इस साल का या ना हो, आपने अकाउंट फॉर करना है, आपने रिटेन अर्निंग में से निकालना है। ओके होगी बात। लेकिन अगर है नॉन कैमुलेटिव, मतलब इकट्ठा नहीं करना, अगर मैं डिक्लेयर कर दूं तो आपने रिकॉर्ड करना है, और अगर मैं डिक्लेयर ना करूं तो आपने रिकॉर्ड भी नहीं करना। बात समझ आई है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो या तो कैमुलेटिव की फॉर्म में आएगा या नॉन कैमुलेटिव, क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। फिर वो साथ में डिक्लेरेशन की बात भी करेगा, क्या आपने डिक्लेयर किया या आपने डिक्लेयर नहीं किया, या वो साइलेंट रहेगा। अगर है कैमुलेटिव डिविडेंड तो डिक्लेरेशन को देखने की जरूरत नहीं है, चाहे डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, आपने रिकॉर्ड करना है। क्लियर? आपने वो डिविडेंड पे करना है। लेकिन अगर है नॉन कैमुलेटिव, तो नॉन कैमुलेटिव डिविडेंड डिपेंड कर रहा होता है डिक्लेरेशन के ऊपर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर नॉन कैमुलेटिव डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करें तो आपने उस साल रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर वो डिक्लेयर ना हो तो आपने भी रिकॉर्ड नहीं करना। ओके हो गई बात। देखो इसको कहते हैं द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स में बी कैमुलेटिव और नॉन कैमुलेटिव। एनी अनपेड कैमुलेटिव डिविडेंड pass to future years and have to be paid out before dividends for प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो ये बात तो पहले से ही डिसाइडेड थी कि भाई पहले ऑर्डिनरी को मिलेगा तो प्रेफरेंस वालों को, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा तो ऑर्डिनरी वालों को देंगे। क्लियर? लेकिन सबसे पहले इनका डिविडेंड हम लोगों ने खत्म करना है। फिर देखो कहता है क्यामुलेटिव, कहते हैं सच डिविडेंड फॉर द पीरियड
need to be taken into irrespective of whether declared और कि चाहे डिक्लेयर हुआ या आपने इसको अकाउंट फॉर करना है, आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, एंड नॉन क्यूमुलेटिव सच डिविडेंड फॉर द पीरियड नीड टू बी अकाउंट फॉर टेकन इनटू अकाउंट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ डिविडेंड फॉर द पीरियड। जितना डिक्लेयर करूं सिर्फ उतना जाके रिकॉर्ड करना, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास आई थी, और इसी तरह से ये आपको फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये एडजस्टमेंट नजर आएंगी। आपसे क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले आपको दिए जाते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बहुत इजी सा चैप्टर है। सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग बैलेंसेस दिए जाएंगे 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ गया, शेयर प्रीमियम आ गया, एंड रिटेन अर्निंग। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स तो हैं ही नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं होगा। तो फिर जितना भी डिविडेंड होगा वो सारे का सारा, और ऑर्डिनरी डिविडेंड तभी रिकॉर्ड होता है जब डिक्लेयर हो, और जब डिक्लेयर होता है उसी साल में रिकॉर्ड होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर क्या कहता है, कहता है द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज एज फॉलोज। हम कौन से ईयर में मौजूद हैं? तो आपको बता रहा है 22 का डाटा है, 20। अब देखो, इंटरिम कैश डिविडेंड है और फाइनल, अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इवन के फाइनल कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, इंटरिम कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है। कहते हैं जो इंटरिम है वो कैश की फॉर्म में पे कर देते हैं, लेकिन जो फाइनल है वो हम लोग बोनस डिविडेंड पे करते हैं। हम लोग कौन सी ईयर के लिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं? 2023। 2022 का इंटरिम डिविडेंड हमारे क्वेश्चन से ताल्लुक, ये 22 में ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। ओके, और 2023 का फाइनल डिविडेंड हमारे क्वेश्चन से ताल्लुक, ये 2023 का फाइनल है तो 2024 में रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑलराइट, 22 का फाइनल 23 में जाके रिकॉर्ड होगा हमारे करंट ईयर में, और 23 का इंटरिम भी करंट ईयर में रिकॉर्ड होगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखो, कहता है डिक्लेयर्ड वगैरह वगैरह, बस ठीक है, इट्स ओके। जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने बतानी है। रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2000। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जरा गौर करना। मैं मौजूद हूँ 1 जनवरी 2023। जो आप लोगों ने डिविडेंड देना है ना, कितने परसेंट देना है? अब आपने पहले इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सबसे पहले रिकॉर्ड करोगे फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, सबसे पहले वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर? अच्छा, जब वो रिकॉर्ड करेंगे तो ये 20% किसका लेना है? इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 600,000 का 20% इज इक्वल टू 120। क्या देने जा रहे हो? डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? बोनस डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। तो डिविडेंड है तो क्रेडिट किसको करोगे? रिटेन अर्निंग, क्रेडिट, सॉरी डेबिट, रिटेन अर्निंग्स को। ओके, तो क्रेडिट किसको करोगे? यहां पर देखो ये बोनस था हमारे पास, तो इसके लिए हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर कैपिटल को बाय रुपीज। तो ऐसा नहीं है, जरा गौर से देखना। ओपनिंग बैलेंस तो ये हमारे पास थे, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाय, और रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो जाएंगे बाय, ऐसा है ना? अब आ जाओ इंटरिम के ऊपर। जब इंटरिम डिविडेंड लेना है कितना? 12%। 12% किसका? 600 का नहीं। अब आपने यहां पर देखना है भाई, इंटरिम डिविडेंड ओपनिंग नहीं देखना। अगर आप लोग फाइनल डिविडेंड दे रहे हो तो ओपनिंग शेयर कैपिटल की वैल्यू की परसेंटेज आएगी। क्या रिपीट करो? अगर फाइनल डिविडेंड दे रहे हो तो ओपनिंग शेयर कैपिटल की परसेंटेज आएगी। बोलो फिर से। लेकिन अगर इंटरिम है तो इंटरिम डिविडेंड देने से पहले शेयर कैपिटल की जो वैल्यू होगी उसकी परसेंटेज होगी।
ऑल राइट है। तो इंटरिम डिविडेंड देने से पहले शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या है? तो ये जो 12% लेना है वो 720 का लेना है, 600 का नहीं लेना। क्लियर? देखो ना, आप ओपनिंग वाले के ऊपर तो इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो और आपको एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल गए, तो क्या इस एक्स्ट्रा शेयर्स के ऊपर रिटर्न नहीं लोगे? तो फिर 720 का परसेंटेज लो ना, फिर 600 की क्यों लोगे? आप खुद देखो, आप शेयर होल्डर और मैंने आपको डिविडेंड देना है और मैं आपको ये इंटरिम डिविडेंड 12% आपकी उस प्रीवियस इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे दूंगा, तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये न्यू शेयर हमें किस काम के लिए दिए थे तुमने, हमें हमारे न्यू शेयर्स के ऊपर भी तो डिविडेंड दो। बनता है ना? तो लो ना भाई उससे डिविडेंड। तो 600 पे नहीं लेना, 720 पे लेना है। ओके, तो 720 का 12% विच इज इक्वल टू 80, 86.4। अब ये भी तो आपके पास डिविडेंड है, जाएगा कहां से? रिटेन अर्निंग से, मतलब डेबिट हो जाएगा रिटेन अर्निंग, तो क्रेडिट कौन होगा? बैंक करेंगे आप क्रेडिट। क्लियर? ये आपके पास आ जाएंगी जर्नल एंट्रीज। बैंक, या अगर सपोज अभी पेएबल है तो डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में ये चला जाएगा। किसी को एतराज? ऑल क्लियर? कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करो। Example number 7, journal entries for recognition dividend for the year ending 31st December 2023। देखें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मौजूद है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए भाई, रिडीमेबल होता तो उसको डिविडेंड नहीं दिया जाता, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है और लाइबिलिटीज का पार्ट बन रहा है ना। लाइबिलिटीज के ऊपर डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड इक्विटी वाले कंपोनेंट्स के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, वो लाइबिलिटीज हैं, और इरिडीमेबल है तो डिविडेंड पे होगा। इरिडीमेबल वो 1000 रुपीज का एक शेयर है, इसकी वैल्यू डिफरेंट, ऑर्डिनरी से डिफरेंट हो सकती है। फिर कहते हैं शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इंटाइटल 12%। However, no dividend was declared or paid during the year। तो अब हमें इस बात से कोई फर्क क्यों कैलकुलेट, तो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब ये 12% किसका लेना है? 400 का 12% इज इक्वल टू 48 मिलियन। तो जाके रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो अब क्या भाई, डिक्लेयर नहीं किया तो क्या पे किया होगा? तो भाई बैंक को क्रेडिट नहीं करना, पेएबल को क्रेडिट करना है, बस इस बात का ख्याल रखना है। अब बैंक क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आप क्यों पे करोगे? तो आप पेएबल के तौर पर जाएंगे, और कहां से पे करेंगे? रिटेन अर्निंग से, रिटेन अर्निंग टू डिविडेंड पेएबल। हाँ जी, ये बात सब बच्चों को क्लियर? किसी को कोई डाउट? बाकी इंशाल्लाह हम लोग इसको तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व, अच्छा कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। एक ट्रांसफर तो आप लोग पहले से जानते हो, कौन सा? रिवैल्यूएशन सरप्लस टू, हर साल आपने ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। लॉस आ गया है रिवैल्यूड एसिड के ऊपर, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तब भी ट्रांसफर करोगे। ओके, वो डाटा क्वेश्चन में क्यों, मतलब I-16 का भी थोड़ा सा टच इसमें दे सकता है, फिर रिवैल्यूएशन की वर्किंग चेक करने के लिए। तो आपने ऐसी सिचुएशन में जब रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर करना होगा, तो एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन अर्निंग। अब इसके अलावा आपके कुछ रिजर्व्स थे जिनको आप लोगों ने जर्नल रिजर्व्स कहे, स्पेसिफिक रिजर्व कहे, उन रिजर्व्स में वैल्यू हमेशा रिटेन अर्निंग से आती है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में देखो भाई, रिटेन अर्निंग तो क्रेडिट होगा आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट होगा आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट, और रिटेन अर्निंग डेबिट होगा फॉर जनरल रिजर्व, फॉर स्पेसिफिक रिजर्व। तो रिटेन अर्निंग को डेबिट करते जाओगे और उस रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, जैसा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। फिर कहता है डिस्पोजल ऑफ रिवैल्यूड एसेट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व है। कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, कोई डिविडेंड इक्विलाइजर आपके पास रिजर्व है, वो आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? गॉट इट?
और ये हर साल के एंड पर आपको करना पड़ेगा, और ये चीज आपको वो बताएगा कि आपने ऐसा करना है, और वो प्रॉफिट की एक स्पेसिफिक परसेंटेज होगी। तो ड्यूरिंग द पीरियड आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उसकी कुछ परसेंटेज, 10%, 5%, आपने रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी। अब देखो, जैसे फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास, कहते हैं ML डिस्पोज ऑफ अ लैंड ऑन 3rd January, द लैंड हैड कैरिंग अमाउंट 85 million using revaluation method and was purchased at a cost of rupees few years ago। अब देखो, लैंड है तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, तो फिर उसकी कॉस्ट 36, रिवैल्यूड अमाउंट 85, 36 इधर 85 तक चलो, तो 49 का रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है, और हमने उसको, तो उसके रिवैल्यूएशन सरप्लस को अपनी उसकी याद के लिए अपने पास रखें, नहीं तो क्या करें, ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग बाय रुपीज, ये आ गया, डन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ML revalued its motor vehicles on 20 and a revaluation surplus of rupees was recognized at this date। The motor vehicle had remaining useful life of on this date and are being depreciated using, तो फिर अब रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टार्ट ऑफ द ईयर आया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम लोग ट्रांसफर करेंगे नहीं, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसी आएगी हमारे पास, रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू 10। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू 10 के साथ, ओके। एंड द लास्ट वन इज ML has determined its profit for the year this, कितना, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट में से जो जो वैल्यू डिडक्ट करनी थी वो उसने कर दी है, टैक्स वगैरह पे करने थे उसने कर दिए हैं, तो अब वो रिटेन अर्निंग का पार्ट बन गया। कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ ऑफ प्रॉफिट टू, तो 20% किसका, कितना, 15। अब ये रिटेन अर्निंग से जर्नल रिजर्व में जाना है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग्स टू जर्नल रिजर्व बाय रुपीज 50। ऑल राइट, तो अब हम लोगों ने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से रेलिवेंट जो बेसिक्स थी ना, वो सारे की सारी पढ़ ली। अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक फॉर्मेट है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है, और उसमें यही एडजस्टमेंट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यही एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर करते जाएंगे हम लोग, जो कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।